नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए प्रयत्न विचार को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक प्रयत्न विचार के बारे में नहीं जानते हैं, प्रयत्न विचार से अगर आप लोग अभी तक परिचित नहीं है या फिर आप लोगों ने अभी तक प्रयत्न विचार को नहीं पढ़ा है, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रयत्न विचार से संबंधित कुल जितने सारे जानकारी है उसे ही देने का प्रयास करूंगा। प्रयत्न विचार से संबंधित कुल जितने सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी वीडियो प्रयत्न विचार से संबंधित देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को कोई भी प्रयत्न विचार से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रयत्न विचार में आने वाले कुल जितने सारे भाग हैं और भाग से संबंधित कुल जितने सारे परिभाषा हैं, मैं उन सभी परिभाषाओं को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और साथ ही ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को याद करना भी सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप लोगों का प्रयत्न विचार कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों प्रयत्न विचार से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है या पूछ दिया जाता है, तो आप लोग बिना किसी ऑप्शन को देखे ही प्रश्न का सही सही आंसर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न विचार से संबंधित प्रश्न, प्रयत्न विचार से जुड़े हुए प्रश्न ना केवल मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि दोस्तों कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का प्रयत्न विचार कंप्लीट रहेगा, तो दोस्तों आप सभी प्रयत्न विचार से संबंधित किसी भी प्रश्न का सही सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम फटाफट प्रयत्न को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो प्रयत्न शब्द है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है प्रयास या कोशिश से। प्रयत्न शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों प्रयास या कोशिश करना। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है प्रयास या कोशिश करना, क्योंकि प्रयत्न को ही प्रयास कहा जाता है या फिर कोशिश कहा जाता है। प्रयत्न हो जाता है तत्सम शब्द और प्रयास हो जाता है दोस्तों हिंदी का तद्भव शब्द। देखिए, आपने अक्सर किताबों में या लोगों के मुंह से प्रयत्न शब्द को सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों प्रयास की जगह पर प्रयत्न शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने दोस्तों सुना होगा कि एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए, एक बार फिर से प्रयत्न करके आगे बढ़िए। ठीक है, मानकर चलते हैं कि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो जा रहा है, तो जो सलाहकार व्यक्ति है, ठीक है, जो सलाह देने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उनसे कहता है कि आप एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए। तो प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? प्रयत्न का मतलब हुआ कोशिश करना या फिर प्रयास करना। जैसे कि दोस्तों मानकर चलते हैं आपको मैट्रिक में पास होना है, मान लेते हैं कि आप मैट्रिक में एक बार फेल हो चुके हैं, तो आपके माता पिता आपको क्या बोलेंगे? आपके माता पिता आपको बोलेंगे कि बाबू एक बार फिर से प्रयत्न करो, हो सकता है कि तुम अगली बार मैट्रिक में पास हो जाओ, इसलिए एक बार फिर से प्रयत्न करो। तो प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। ऐसा ही अगर मानकर चले कि हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। या फिर कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पर चढ़ता है तो दोस्तों उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि शरीर से ताकत लगाना पड़ता है, शरीर से दोस्तों प्रयास करना पड़ता है चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रयत्न का जो अर्थ है वो है प्रयास से, और जो प्रयास होगा वो दोस्तों किससे होगा? तो वो होगा हमारे मुख से।
ठीक है। हमारे मुख से यहाँ पर दोस्तों प्रयास होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण कहाँ से करते हैं, तो हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण दोस्तों मुख से करते हैं। वर्णों से बनने वाले शब्दों का उच्चारण भी मुख से करते हैं, शब्दों से बनने वाले वाक्यों का उच्चारण भी मुख से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रयत्न होगा वो होगा कहाँ से, तो वो होगा हमारे मुख से। दोस्तों ध्वनियों के उच्चारण के लिए हमारा मुख जो प्रयत्न करता है, जो प्रयास करता है, उसी को तो प्रयत्न कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रयत्न बोलते हैं या फिर उसको प्रयास बोलते हैं। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उनके उच्चारण के पीछे हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्री का हाथ होता है। जो स्वर यंत्र होते हैं उनका दोस्तों योगदान होता है। बिना स्वर यंत्री के, बिना स्वर तंत्रिका के, बिना स्वर यंत्र के बिल्कुल भी हम किसी वर्ण या फिर किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि कंठ, तालु, मूर्धा या फिर बात करें ओठ, तो इन सभी दोस्तों स्वर तंत्रिकाओं से क्या होता है, वर्णों का उच्चारण होता है। यही स्वर तंत्रियां क्या करती हैं, वर्णों के उच्चारण में सहायता प्रदान करती हैं। आपको पता होगा कि क के उच्चारण के लिए कंठ की आवश्यकता पड़ती है, त के उच्चारण के लिए दोस्तों दांत की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से बात करें ट का, तो ट के उच्चारण के लिए दोस्तों मूर्धा की आवश्यकता पड़ती है। अगर मूर्धा ना हो तो आप ट का बिल्कुल भी उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें हम लोग इस वाले स का, तो इसके उच्चारण के लिए दांत की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें ओ वर्ण का या प वर्ण का, तो इन वर्णों के उच्चारण के लिए ओठ की आवश्यकता पड़ती है। ओठ का बाबू प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, ओठ का इसमें योगदान होता है। बिना ओठ के आप लोग बिल्कुल भी ओ या प वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे मुख में उपस्थित जो भी स्वर तंत्रियां होती हैं, उनकी सहायता से जब वर्णों का उच्चारण होता है तो इसी को बोलते हैं प्रयत्न। क्या बोलते हैं, प्रयत्न। दोस्तों आप अपने मुख से जो भी वर्ण निकालते हैं, आप अपने मुख से जो भी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए आपके मुख के स्वर तंत्रिकाओं को प्रयत्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। यानी कि जो स्वर तंत्र हैं, जो स्वर यंत्र हैं, वो क्या करते हैं, वो दोस्तों क्रिया करते हैं। कंठ क्रिया करता है किसके लिए, तो क वर्ण के उच्चारण के लिए। तालु क्रिया करता है किसके लिए, च वर्ण के उच्चारण के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें य का, तो य के लिए दोस्तों जो यंत्र है वो कौन क्रिया करता है, तो वो करता है तालु। तालु यंत्र की सहायता से य वर्ण का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें प का, तो प वर्ण के उच्चारण के लिए ओठ स्वर यंत्र को क्रिया करना पड़ता है। तो दोस्तों वर्णों को निकालने के लिए, हमारे मुख से वर्णों को निकालने के लिए, ध्वनियों के उच्चारण के लिए हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों को जो भी क्रिया करनी पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग प्रयत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। अगर हम प्रयत्न ना करें, यानी कि अगर हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियां बिल्कुल भी वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न ना करे, क्रिया ना करे, तो वर्णों का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमारे मुख से ध्वनि बिल्कुल भी उच्चारित नहीं हो पाएगी सुस्पष्ट रूप से। ठीक है, यही इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि उच्चारण यंत्रों से जो क्रिया की जाती है उसे प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे प्रयत्न कहते हैं। आपको अगर घ का उच्चारण करना है तो घ के उच्चारण के लिए आपके मुख में उपस्थित कंठ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना कंठ के आप लोग सही से घ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों घ वर्ण के उच्चारण के लिए कंठ तंत्रिका जो भी क्रिया करती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। घ या दोस्तों ग या दोस्तों क, इन वर्णों के उच्चारण के लिए आपके मुख में उपस्थित स्वर यंत्र कंठ जो भी क्रिया करती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को दोस्तों प्रयत्न कहते हैं। क्योंकि कंठ, जो कंठ होता है वो प्रयास करता है, तालु क्या करता है, प्रयास करता है, और मूर्धा उसी प्रकार से बात करें अगर हम लोग दोस्तों जीभ का या फिर ओठ का, तो ये सभी प्रयास करते हैं, ये सभी क्रिया करते हैं, तब जाकर हमारे मुख से जो ध्वनि होता है वो दोस्तों
सुस्पष्ट रूप से बाहर निकल पाता है, उनका दोस्तों उद्भव हो पाता है। ठीक है, यानी कि हमारे मुख से ध्वनियों का उच्चारण अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो आपने प्रयत्न को अच्छे से समझ लिया। देखिए बोला जा रहा है प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास या कोशिश करना। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रयास या कोशिश करना। हमारे मुख के स्वर यंत्रियों के द्वारा, हमारे मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा वर्णों के उच्चारण में जो भी क्रिया की जाती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से दोस्तों समझ लीजिए और सुन लीजिए। हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों के द्वारा वर्णों के उच्चारण के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसी को प्रयत्न कहा जाता है। हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रिकाओं को हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रिकाओं को वर्णों के उच्चारण के लिए, ध्वनियों के उच्चारण के लिए जो भी क्रिया करना पड़ता है उसी को प्रयत्न कहा जाता है। बात आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयत्न के प्रकार का। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है अभ्यंतर और दूसरा है दोस्तों बाह्य। ठीक है, पहला क्या है? तो पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है दोस्तों बाह्य प्रयत्न। तो हम लोग हर एक प्रयत्न को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी इनके भाग है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न का। किसका? तो अभ्यंतर प्रयत्न का। तो अभ्यंतर प्रयत्न में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अभ्यंतर प्रयत्न में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय मुख के भीतर, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय मुख के भीतर बागेंद्रियों यानी कि जो आपके वाणी के इंद्रिया होते हैं, वाणी की इंद्रिया कौन होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा और ओठ, ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी दोस्तों हमारे मुख के वागेंद्री हैं। वागेंद्री किसको बोलते हैं? तो वाणी के इंद्रियों को, जिसकी सहायता से वाणी उत्पन्न होता है। जिन इंद्रियों की सहायता से ध्वनियों का उद्भव होता है, ध्वनियों का निष्कासन होता है, ध्वनियां बाहर निकलती हैं, उन्हीं को दोस्तों वागेंद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागेंद्री कहा जाता है। तो बोला जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय मुख के भीतर यानी कि मुंह के भीतर वागेंद्रियों द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की ओर। अभ्यंतर का मतलब है भीतर की ओर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दोस्तों परिभाषा में देख सकते हैं लिखा हुआ है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों जब भी आप लोग वर्णों के उच्चारण करने के लिए, वर्णों को आप उच्चारित करने के लिए जब आप प्रयत्न करते हैं तो उसी प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण के पहले सीधा सीधा आप लोग समझना। ठीक है, वर्णों के उच्चारण के पहले, ध्वनियों के उच्चारण के पहले जब आप प्रयत्न करते हैं, आपके मुख के जो भी स्वर तंत्री होते हैं वो जब प्रयत्न करते हैं तो उसी को दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय यानी कि ध्वनियों के उच्चारण के पहले, ठीक है, उच्चारण करने से पहले, आप ध्वनियों का उच्चारण करने से पहले जो भी आप अपने मुख के वागेंद्रियों के द्वारा प्रयत्न करते हैं, ठीक है, आपके मुख के वागेंद्रियों के द्वारा जो प्रयत्न होता है उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वर्णों के उच्चारण से पहले, ठीक है, आप वर्णों का उच्चारण करने वाले हैं, जैसे कि आप क बोलने वाले हैं, जैसे कि आप घ बोलने वाले हैं, या फिर आप आ बोलने वाले हैं, या फिर आप दोस्तों त बोलने वाले हैं, या फिर आप दंती स बोलने वाले हैं। तो बोलने से पहले आप क्या करते हैं दोस्तों? प्रयास करते हैं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण करने से पहले आप अंदर से प्रयास करते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने से पहले, ध्वनियों का उच्चारण करने से पहले अंदर से जब आप प्रयास करते हैं, अंदर से आपके मुख में उपस्थित स्वर तंत्री जो भी क्रिया करती हैं उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आप देख सकते हैं वही इसमें दिया गया है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय, ठीक है,
ध्वनियों के उच्चारण के समय, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उच्चारण के समय मुख के भीतर वागेंद्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। जैसे कि आपको दोस्तों ग बोलना है, जैसे कि आपको ग बोलना है तो ग बोलने से पहले जो आप प्रयत्न करते हैं उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। अब आप ग बोलने वाले हैं, ठीक है, ग आप बोलने वाले हैं तो ग वर्ण निकलने से पहले आपके मुख में उपस्थित स्वर तंत्री के द्वारा दोस्तों क्रिया किया जाता है, ठीक है। ग वर्ण को आपके मुख से निकलने से पहले ग वर्ण ध्वनि का आपके मुख के निष्कासन से पहले दोस्तों आपके मुख में उपस्थित स्वर तंत्री के द्वारा क्रिया किया जाता है। तो जब वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के निकलने से पहले, ध्वनियों के निकलने से पहले आपके मुख के स्वर तंत्रिका के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार का। दोस्तों आपने अभी जाना कि प्रयत्न के जो प्रकार होते हैं, जो भाग होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है दोस्तों बाह्य प्रयत्न। लेकिन जब हमने यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा, अच्छे से जाना, तो हमने यहाँ पर देखा कि अभ्यंतर प्रयत्न के भी भाग हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के भी दोस्तों भाग है, इनके भी दोस्तों विभाग है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के जो भाग है वो है दोस्तों 5। अभ्यंतर प्रयत्न को 5 भागों में बांटा गया है। अभ्यंतर प्रयत्न के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 5, जिसमें पहला है विपरीत, दूसरा है अस्पृट, तीसरा है ईषत् अस्पृट, चौथा है ईषद विपरीत और पांचवा है संवृत। 5 भाग होता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझना। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भाग होता है, जिसमें पहला होता है विपरीत, दूसरा होता है अस्पृष्ट और तीसरा होता है ईषत् अस्पृष्ट और चौथा होता है ईषद विपरीत और अंतिम यानी कि 5वां होता है संवृत। यहाँ पर दोस्तों बात करें विपरीत का, तो विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इन 5 को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 5 को याद कराने का प्रयास करूंगा। आपने प्रयत्न को समझ लिया, अभ्यंतर प्रयत्न को समझ लिया, कुछ भी नहीं, वर्णों के उच्चारण के पहले आपके मुख के स्वर तंत्रिका के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। आपके मुख में उपस्थित वर्णों के उच्चारण के पहले स्वर तंत्रिकाओं के द्वारा जो भी प्रयत्न किया जाता है उसी को दोस्तों कहा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। बता रहा है समझ में आप लोगों को। देखिए अभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भाग होते हैं उसमें पहला होता है विपरीत। तो विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। विपरीत का अर्थ क्या होता है? विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। अस्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करने वाला और ईषत् अस्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श करने वाला। आप लोग ईसा का मतलब समझना थोड़ा सा, ठीक है। ईसा का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों ईसा का मतलब हुआ थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग बस इतना समझना दोस्तों, ईसा का सीधा सीधा जो संबंध है वो है किससे? तो वो है दोस्तों थोड़ा सा से, अल्प सा से, ठीक है। अल्प या थोड़ा हम समझेंगे किसका अर्थ है? तो दोस्तों ईसा का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप विपरीत का मतलब समझना खुला, अस्पृष्ट का मतलब आप लोग समझना स्पर्श करने वाला, ईषत् अस्पृष्ट है ना, तो ईषत् अस्पृष्ट कहने का मतलब कि ईषत् अस्पृष्ट में क्या आया है? तो ईस यानी कि ईसा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अस्पृष्ट है, जो आपने यहाँ पर अस्पृष्ट देखा वही इसमें शामिल है। तो दोस्तों ईसा का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया, ईसा का मतलब होता है थोड़ा और अस्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करने वाला, जो थोड़ा स्पर्श करे, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों? थोड़ा स्पर्श करने वाला। ईसा का मतलब होता है थोड़ा और अस्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करने वाला, यानी कि इसमें थोड़ा स्पर्श करने वाला होगा। ईषत् अस्पृष्ट का जो अर्थ होगा वो होगा थोड़ा स्पर्श करने वाला। बात करें
ईसद विपरीत क्या, तो ईसद यहाँ पर आया ना ईसद, तो ईसद का मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को अभी बताया। अरे ईसद वही ईसा, हम यहाँ पर ईसा को लेकर चलेंगे, ठीक है बाबू, ईसा को लेकर चलेंगे। जहां पर भी ईसद आए तो आप समझना ईसा, जिसका अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। क्या होता है, अल्प या थोड़ा या फिर कम। बात आया समझ में। तो देखिए यहां पर दोस्तों विपरीत है ना, ईसद विपरीत, ईसद विपरीत है, तो विपरीत का अर्थ क्या हुआ, खुला। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है विपरीत का जो अर्थ है वो है दोस्तों खुला, और यहां पर ईसद है, ईसद यानी कि ईसा है। ईसा का मैंने आप लोगों को अभी अर्थ बताया कि ईसा का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा, तो इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा खुला हुआ। देख सकते हैं लिखा हुआ है थोड़ा खुला हुआ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा खुला हुआ। आगे है समृद्ध। तो दोस्तों समृद्ध जो होता है वो विपरीत का उल्टा होता है, आप लोग याद रखना। विपरीत का उल्टा क्या होता है, विपरीत का उल्टा होता है समृद्ध। अगर विपरीत में खुला है तो समृद्ध में बंद रहेगा, ठीक है। विपरीत में खुला है तो समृद्ध में क्या रहेगा, समृद्ध में बंद रहेगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समृद्ध में पूरी तरह से बंद, लिखा है ना पूरी तरह से बंद। अब आइए हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके विपरीत, अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विपरीत और समृद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो है दोस्तों विपरीत। क्या है, तो विपरीत। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि विपरीत का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों खुला। विपरीत का अर्थ क्या होता है, विपरीत का अर्थ होता है खुला। कैसा खुला, तो पूर्ण रूप से खुला, ठीक है, पूर्ण रूप से खुला। देख सकते हैं लिखा हुआ है खुला हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना खुला हुआ। तो दोस्तों जब विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ तो इसका मतलब आप लोग यह समझना दोस्तों कि विपरीत वाले जो भी वर्ण होंगे, विपरीत वाले जो भी स्वर वर्ण होंगे, उन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख होगा वो पूरा का पूरा खुलेगा, ठीक है। यानी कि अधिक मात्रा में खुलेगा, कम मात्रा में बिल्कुल भी ना, अधिक मात्रा में दोस्तों खुलेगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दोस्तों विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। अ से औ तक, अ से औ तक आप लोगों को पता है कि जितने भी स्वर हैं वो दोस्तों अ से औ तक ही हैं। स्वर वर्ण के परिवार में, स्वर वर्णमाला के परिवार में आने वाले वर्णों की संख्या कहां से कहां तक है, तो दोस्तों अ से औ तक है। टोटल वर्ण कितने हैं, तो दोस्तों 11 है। स्वर वर्णमाला में आने वाले वर्ण अ से लेकर औ तक है। तो दोस्तों अ से लेकर अ तक के वर्णों को क्या बोलेंगे, अ से लेकर अ तक के वर्णों को विपरीत वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विपरीत वर्ण बोलेंगे, क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं अ से अ तक आने वाले जितने भी वर्ण हैं, जब हम उन सभी स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख होगा वो दोस्तों खुलेगा। क्या होगा, वो खुलेगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए बोलिए अ मुंह खुल रहा है, आ हर्षाई ई, दीर्घाई ई, उ दीर्घाई उ, ए आए ओ औ, मुंह खुल रहा है ना। आप देख सकते हैं मुंह यहाँ पर जो है वो दोस्तों खुल रहा है। हाँ थोड़ा बहुत जो मुंह है वो बंद हो रहा है, कहाँ, तो दोस्तों वो बंद हो रहा है ई, हर्षाई, दीर्घाई, फिर हर्षाऊ और फिर दीर्घाऊ। यहाँ पर इन 4 वर्णों के उच्चारण में जो मुख है वो दोस्तों थोड़ा बंद हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि कम मात्रा में जो मुख है वो खुल रहा है। इसीलिए दोस्तों इन 4 वर्णों को क्या बोलेंगे, इन 4 वर्णों को हम लोग समृद्ध वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समृद्ध वर्ण बोलेंगे। आप देख सकते हैं नीचे समृद्ध में आया होगा, देखिए समृद्ध में है ना, समृद्ध में ई, दीर्घाई, उ आ दीर्घाऊ। क्योंकि इन 4 वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख होता है वो पूर्ण रूप से नहीं खुलता है, बल्कि थोड़ा मात्रा में खुलता है, अल्प मात्रा में खुलता है। मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखवाया है, आप देख सकते हैं, समझना भैया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, वो भी कैसा खुला हुआ, तो पूर्ण रूप से खुला हुआ। तो दोस्तों जब आप लोग अ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अगर आप लोग ए का उच्चारण करते हैं, औ का उच्चारण करते हैं, आय का उच्चारण करते हैं, तो ऐसे में आपका जो मुख होता है वो पूरा का पूरा खुल जाता है, पूर्ण रूप से दोस्तों वो खुला रहता है। लेकिन अगर हमें स्वर वर्णमाला में आने वाले हर्षाई ई,
दीर्घाई ई, हर्षौ उ और दीर्घाऊ को ले लें तो दोस्तों इन 4 वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख होता है वो पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है। आप अभी ट्राई करके देख लीजिए। ई, हर्षाई ई, दीर्घाई ई, उ, दीर्घाऊ उ कम मात्रा में खुल रहा है। तो जब कम मात्रा में खुल रहा है तो ऐसे में हम इन 4 वर्णों को क्या बोलेंगे? इन 4 वर्णों को हम बोलेंगे संवृत। क्या बोलेंगे? संवृत। क्योंकि विपरीत का उल्टा क्या होता है? विपरीत का उल्टा होता है दोस्तों संवृत। विपरीत में हमारा मुख होगा पूर्ण रूप से खुला और संवृत में जो हमारा मुख होगा वो दोस्तों अल्प मात्रा में रहेगा खुला। ठीक है, आप समझना, विपरीत में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला रहेगा, बल्कि यहां पर बात करें अगर हम लोग ऐसे समझना, विपरीत में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलेगा, जबकि बात करें संवृत का तो संवृत में हमारा मुख दोस्तों अल्प ही मात्रा में खुलेगा, कम मात्रा में ही खुलेगा और मैंने आप लोगों को बता भी चुका। तो 2 गो आपका कंप्लीट हो गया। कौन कौन? तो एगो विपरीत है, एगो संवृत है। 2 चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बता सकते हैं कि विपरीत किसे कहते हैं और संवृत किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसी को विपरीत कहते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। अ से अ तक सभी स्वर विपरीत कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। बस आप लोग इतना समझना, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण नहीं स्वर आप लेना क्योंकि हम यहाँ पर स्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है उन वर्णों को विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख अल्प मात्रा में ही खुलता है, कम मात्रा में ही खुलता है, तो हम उन स्वरों को संवृत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संवृत स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए 2 चीज कंप्लीट हो गया। अब यहां पर बात करते हैं अस्पृष्ट का। किसका? तो अस्पृष्ट का। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप लोग, अस्पृष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है स्पर्श यानी छुआ हुआ। अस्पृष्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों स्पर्श यानी छुआ हुआ। तो दोस्तों जब अस्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श यानी छुआ हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्पृष्ट में आने वाले जो व्यंजन होंगे, अस्पृष्ट में आने वाले जो वर्ण होंगे वो होंगे व्यंजन वाले। कौन से वाले? व्यंजन वाले। वो भी कैसा? तो स्पर्श वाला। कैसा? तो स्पर्श वाला। देखिए यहां पर भैया नामे में छिपा हुआ है। ठीक है, अस्पृष्ट है ना, अस्पृष्ट। तो दोस्तों अस्पृष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है स्पर्श यानी कि छुआ हुआ। जैसा ही दोस्तों स्पर्श आएगा, ठीक है, जैसा ही अस्पृष्ट का अर्थ आप लोग स्पर्श बनाओगे ना तो आप समझना दोस्तों कि अस्पृष्ट में आने वाले जो वर्ण होंगे वो होंगे स्पर्श व्यंजन वाले। कौन से व्यंजन वाले? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वाले। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्पर्श व्यंजन में टोटल जो वर्ण आते हैं वो आते हैं कौन? तो क वर्ग के, ख और च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, यही वर्ण दोस्तों आते हैं स्पर्श व्यंजन में। तो दोस्तों क से लेकर म तक आने वाले कुल जितने भी वर्ण हैं उन्हें सभी वर्णों को अस्पृष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्पृष्ट कहा जाता है। सीधा सीधा अर्थ देखें तो अस्पृष्ट का सीधा सीधा संबंध होता है किससे? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन से। किससे? तो स्पर्श व्यंजन से। बस आप लोग यह समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपने विपरीत को समझ लिया, आपने संवृत को भी अच्छे से समझ लिया। विपरीत का मतलब हुआ मुख पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। संवृत का मतलब हुआ मुख बहुत ही कम मात्रा में खुले होना चाहिए। विपरीत स्वर में आने वाले जो वर्ण होंगे, विपरीत में आने वाले जो स्वर वर्ण होंगे वो कौन कौन होंगे? तो दोस्तों वो होंगे अ से लेकर अ तक। किसको छोड़कर? तो हर्षाई, दीर्घाई, उ और दीर्घाऊ को छोड़कर। क्योंकि इन 4 वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख होता है वो दोस्तों बंद हो जाता है, थोड़ा ही मात्रा में खुलता है। ठीक है, इसलिए इन 4 वर्णों को किस में रखेंगे? इन 4 वर्णों को हम संवृत में रखेंगे। तो विपरीत संवृत कंप्लीट हो गया। यहां पर बचा है दोस्तों तीसरा अस्पृष्ट। तो अस्पृष्ट का मतलब जब स्पर्श से है, किससे? तो स्पर्श से है। तो आप लोग दोस्तों स्पर्श से ले लेना, आप सभी
स्पर्श से ले लीजिएगा अस्पर्श व्यंजन। क्या बाबू? अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन। और आप सभी को पता है कि अस्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? अस्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों से टकराती है या फिर उन्हें स्पर्श करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से एक बार परिभाषा बताता हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न स्वर तंत्रियों को स्पर्श करती है, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बता रहा समझ में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के स्वर तंत्रियों को स्पर्श करती है, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। टोटल जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो होती है 25। क से लेकर म तक आने वाले कुल जितने भी व्यंजन होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन आते हैं, जिनकी टोटल संख्या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन का संबंध किससे हो गया? तो दोस्तों अस्पृष्ट से हो गया। किससे? तो अस्पृष्ट से। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इसका अर्थ स्पर्श यानी छुआ हुआ। क से म तक सभी 25 स्पर्श वर्ण अस्पृष्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख में उपस्थित जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न अंगों जैसे कि कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओठ को आदि को स्पर्श करती है, तब जाकर स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण हो पाता है। तो 3 गो कंप्लीट, पहला विवरित, दूसरा आपका स्पृष्ट, और तीसरा दोस्तों आप लोगों का कौन है? तो संवृत। 3 गो खत्म। अब बात करते हैं यहाँ पर ईसत अस्पृष्ट का। किसका? ईसत अस्पृष्ट का। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, जहां पर भी ईसा आपको दिखाई दे, जहां पर भी आप लोगों को ईसा दिखाई दे या फिर ई दिखाई दे, जैसे ही आप लोगों को ई दिखाई दे तो आप सभी ई से बनाना ईसा। क्या बनाना? ईसा, जिसका अर्थ होता है अल्प या कम या थोड़ा सा। ईसा का अर्थ क्या होता है? अल्प या कम या थोड़ा सा। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कौन है? तो अस्पृष्ट है। ईसत अस्पृष्ट को तोड़ें तो ईसत का मतलब होगा दोस्तों, ईसत का मतलब होगा थोड़ा या थोड़ा सा। ठीक है, और अस्पृष्ट का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा अस्पर्श, थोड़ा सा स्पर्श। ठीक है, अस्पृष्ट का मतलब अस्पर्श, ईसा का मतलब थोड़ा सा, टोटल मिला देंगे तो बन जाएगा थोड़ा सा स्पर्श। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पर्श किन व्यंजनों में होता है? आप ही बताइए। थोड़ा सा स्पर्श हमारे मुख की जिह्वा स्वर तंत्रियों को थोड़ा सा स्पर्श किन व्यंजनों के उच्चारण में करती है? बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो अंत अस्थ वाले व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी मुख की जिह्वा स्वर तंत्रियों से थोड़ा सा स्पर्श करती है, या फिर कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में स्पर्श करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग यह समझना कि यहाँ पर जो ईसत अस्पृष्ट है वह संबंधित है किससे? तो अंत अस्थ व्यंजन से। किससे? अंत अस्थ व्यंजन से। अंत अस्थ व्यंजन में आने वाले कुल जितने भी व्यंजन हैं वे सभी के सभी व्यंजन ईसत अस्पृष्ट व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ईसत अस्पृष्ट व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण दोस्तों स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच होता है। अंत अस्थ में आने वाले कुल जितने भी व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच होता है, इसलिए इन्हें अंत अस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु होती है वो दोस्तों मुख में ही रहती है, मुख से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, मुख में ही उपस्थित रहती है। कौन? तो दोस्तों इन वर्णों के उच्चारण के फलस्वरूप निकलने वाली वायु। तो देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा समझ के रखना कि ईसत अस्पृष्ट है ना, ईसत
ईसत अस्पृष्ट, तो ईसत अस्पृष्ट में ईसत का अर्थ होगा ईसा और अस्पृष्ट का मतलब होगा दोस्तों स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्श का मतलब हो जाएगा छूना। ईसा का मतलब हुआ थोड़ा सा छूता है। ठीक है, किन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख का जीभ स्वर तंत्रियों को थोड़ा सा स्पर्श करता है, थोड़ा सा छूता है? तो आप लोगों को पता चल जाएगा अंतःस्थ व्यंजन में आने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनके उच्चारण क्रिया में जीभ हमारे मुख के स्वर तंत्रियों को थोड़ा सा स्पर्श करता है। तो इसलिए दोस्तों आप बताना कि इन ईसत अस्पृष्ट में आने वाले व्यंजन कौन होंगे? तो य र लव। ठीक है, ईसत अस्पृष्ट में आने वाले व्यंजन कौन होंगे? तो य र लव। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया भैया। इसका अर्थ है थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ। य र लव इन चार अंतःस्थ स्वरों को ईसत अस्पृष्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण क्रिया में जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ को थोड़ा सा स्पर्श करती है, थोड़ा सा उसे वो छूती है। ठीक है, चलिए 3 गो आपका खत्म। एगो समृत, विवृत, फिर एगो अस्पृष्ट, एगो ईसत अस्पृष्ट, 4 गो खत्म। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग ईसद विवृत का। किसका? तो ईसद विवृत का। तो दोस्तों फिर आया है ना ईस, यहाँ पर फिर ई आया है ना, तो ई से क्या बनाएंगे? इस का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? ईसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका मतलब ईसा, जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। जैसे ही ईसा आएगा तो आप समझना थोड़ा सा। ठीक है बाबू, ईसद विवृत, विवृत का मतलब मैंने क्या बताया? विवृत का मतलब मैंने बताया खुला। विपरीत का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? विपरीत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था खुला। संवृत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था बंद। तो दोस्तों ईसद का जब मतलब हुआ थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल वर्ड बनाइए, टोटल सेंटेंस बनाइए। क्या बनेगा? थोड़ा सा खुला। ठीक है, थोड़ा सा खुला। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा मुख थोड़ा सा खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ईसद विपरीत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसद विपरीत वर्ण कहते हैं। दोस्तों ईसद विपरीत में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो होते हैं दोस्तों उष्मीय व्यंजन वाले। कौन से व्यंजन वाले हैं? तो उष्मीय व्यंजन वाले। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ईसद विपरीत का जो संबंध होता है वो होता है उष्मीय व्यंजन से। जो हमारा मुख होता है वो दोस्तों थोड़ा सा खुलता है। थोड़ा सा मुख हमारा इसलिए खुलता है क्योंकि जब हम उष्मीय व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उष्मीय व्यंजन को जब हम अपने मुख के माध्यम से निकालते हैं, मुख के माध्यम से हम इनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों उष्मीय व्यंजनों के कारण क्या होता है? हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। तो जितनी मात्रा में दोस्तों गर्म वायु बाहर निकलती है उतना ही मात्रा तक हमारा जो मुख होता है, हमारा जो मुंह होता है वो खुलता है। क्या होता है? वो दोस्तों खुलता है। देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारे उष्मीय व्यंजन होते हैं वो होते हैं 4, जिसमें पहला है तलाबी सा, दूसरा है मूर्धनी सा, तीसरा है दंती सा, चौथा है ह। इनको उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण क्रिया के फलस्वरूप हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, हमारे मुख से गर्म वायु ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो दोस्तों जितना मात्रा में वायु हमारे मुख से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, केवल उतना ही मात्रा के लिए जो हमारा मुख होता है वो दोस्तों खुलता है, यानी कि थोड़ा सा खुलता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ईसद का मतलब थोड़ा सा, विपरीत का मतलब खुला। ठीक है, इसका अर्थ है थोड़ा खुला हुआ। तलाबी सा, मूर्धनी सा, स, ह से 4 ऊष्म वर्ण ईसद विपरीत कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण काल में यानी कि उच्चारण क्रिया में जो मुख होता है वो थोड़ा सा ही खुलता है। कैसा खुलता है? तो थोड़ा सा ही खुलता है। ठीक है, तो बाकी मैंने आप लोगों को नीचे जो समृत है इसके बारे में बता ही चुका। 5 आपका कंप्लीट हो गया। 5 क्या हुआ बाबू? आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। टोटल का टोटल मैंने आप लोगों को दोस्तों बता चुका। टोटल कंप्लीट हो गया है। ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से विपरीत, समृत, ईसद अस्पृष्ट, ईसद विपरीत और साथ ही जो बाबू आप लोगों का अस्पृष्ट है, इन 5 को मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से बता चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला खत्म,
जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो पूरा का पूरा खत्म। अब आते हैं बाह्य प्रयत्न पर। किस पर? बाह्य प्रयत्न पर। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। देखिए, वर्णों के उच्चारण के पहले हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसे कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। और जब वर्णों के उच्चारण के बाद हमारे मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। उल्टा होता है बस उसका। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि वर्णों के उच्चारण के पहले, ध्वनियों के उच्चारण के पहले हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो क्रिया किया जाता है उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। लेकिन यहां पर बात करें बाह्य प्रयत्न का, तो बाह्य प्रयत्न में दोस्तों यहां पर उल्टा हो जाता है। उल्टा को हम लोग यहां पर कैसे लिख देंगे? ठीक है, कुछ नहीं, बस अभ्यंतर प्रयत्न का जो परिभाषा है ना उसी को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। अभ्यंतर प्रयत्न में दोस्तों क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण के पहले मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों के द्वारा क्रिया किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। और इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों होगा ये कि वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद हमारे मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसी को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों के उच्चारण के बाद, मुख से उच्चारित होने वाली वर्णों के उच्चारण के बाद हमारे मुख में उपस्थित स्वर तंत्रियों के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है उसी को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उच्चारण के अंत में मुख के बाहर, उसमें क्या था? मुख के अंदर, इसमें क्या है? मुख के बाहर बागेंद्रियों, यानी कि मुख के बाड़ी वाले जो इंद्रिय होते हैं, बाड़ी वाले जो इंद्रिय होते हैं उसी को बागेंद्री कहा जाता है। ठीक है, मुख के बाहर बागेंद्रियों द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया ना बाबू कि बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? सीधा सीधा एक लाइन में समझना, वर्णों के उच्चारण के पहले मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसी को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है विवृत, दूसरा है संवृत, तीसरा है अस्पृष्ट, चौथा है ईषद अस्पृष्ट, अब 5वां है ईषद विवृत। पांचों आप लोगों को बाबू बता चुके हैं हम। अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न का। तो दोस्तों बाह्य प्रयत्न के जो भाग होते हैं, जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 8। कितने? तो वो होते हैं दोस्तों 8, जिसमें पहला है विवार, दूसरा है संवार, तीसरा है नाद, चौथा है अघोष, 5वां है घोष, 6ठा है अल्पप्राण और दोस्तों यहाँ पर 7वां है महाप्राण। एक और का छूट रहा है, 8 गो ना, यहाँ पर एगो छूट रहा है, श्वास छूट रहा है, श्वास छूट रहा है, श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 एगो श्वास छूट रहा है, श्वास। ठीक है, पीडीएफ में मैं एडिट कर दूंगा, आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, एगो श्वास छूट रहा है, श्वास डाल लीजिएगा। इस श्वास को लेकर टोटल जो बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं वो हो जाते हैं कितने? तो वो हो जाते हैं दोस्तों 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग दोस्तों विवार को समझना विपरीत से। विपरीत का मतलब आपने अभी जाना, विपरीत का मतलब खुला, विपरीत का मतलब है खुला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विवार का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो विपरीत से। जहां भी आप लोगों को विवार दिखाई दे तो आप समझना खुला। क्या समझना है? खुला, क्योंकि विवार जो है वही विपरीत है और जो विपरीत है वही तो विवार है। विवार और विपरीत बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक बाबू, ध्वनियों के उच्चारण के पहले वो विपरीत है, ध्वनियों के उच्चारण के बाद क्या हो जा रहा है? तो दोस्तों विवार हो जा रहा है। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण के पहले संवार क्या है? तो संवृत। ध्वनियों के उच्चारण के पहले संवार क्या है? संवृत। और ध्वनियों के उच्चारण के बाद संवृत क्या बन जा रहा है? संवृत बन जा रहा है दोस्तों संवार। तो आप समझ पा रहे हैं कि विवार और संवार ये दोनों बिल्कुल भी नए वर्ण नहीं है, बल्कि संवृत ही संवार है और दोस्तों विपरीत ही विवार है।
आ गया समझ में आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को बताइए किया विपरीत का मतलब होता है खुला, तो विवार का भी अर्थ होगा खुला। जब संवृत का अर्थ होता है बंद, तो संवार का भी अर्थ होगा दोस्तों बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया जो शब्द है वो दिखाई दे रहा है नाद। तो नाद का मतलब क्या हुआ भैया? तो नाद का मतलब होता है भैया यहाँ पर गूंज। नाद का मतलब क्या होता है? गूंज। जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्तों क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि, देखिए इसको कैसे बताएं हम, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि गूंज के रूप में उत्पन्न हो, नहीं गूंज बाबू, गूंज का मतलब आप लोग कंपन समझना, गूंज का मतलब कंपन समझना। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण क्रिया में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उसी को नाद कहते हैं, उसी को गूंज कहते हैं, उसी को घोष कहते हैं। घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। घोष वाले वर्णों को बाबू जब आप उच्चारित कीजिए, घोष वाले वर्णों का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण क्रिया के फलस्वरूप आपके मुख के स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा। आपके मुख के स्वर तंत्रियों के द्वारा जब घोष वाले वर्णों का उच्चारण होगा तो उन तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा, क्योंकि घोष वाले कुल जितने भी वर्ण होते हैं उन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। और जब ये वर्ण उच्चारित होते हैं तो वो दोस्तों गूंज के रूप में उच्चारित होते हैं। अर्थात इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो दोस्तों ध्वनि गूंजती है। क्या करती है? गूंजती है। काफी भारी मात्रा में जो आवाज होता है वो मुख से बाहर निकलता है। काफी भारी मात्रा में जो आवाज होता है वो मुख से बाहर निकलता है। तो आप समझना दोस्तों कि नाद आघोष दोनों अलग नहीं है। जो नाद है वही घोष है, जो नाद है वही घोष है। ठीक है, नाद का मतलब क्या होता है भैया? तो गूंज। कोई पूछे कि नाद का मतलब क्या होता है तो आप बताना है गूंज। चलिए अब फटाफट हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आपने दोस्तों अक्सर अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जाना होगा, लेकिन आपने ये नहीं जाना होगा कि अल्प प्राण कहाँ से आए, महाप्राण कहाँ से आए, अघोष कहाँ से आया, घोष कहाँ से आया, किस प्रयत्न के भाग है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण को समझने का प्रयास करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्वास या प्राण वायु के अनुसार। देखिए बाबू नाम में समझिएगा, अल्प प्राण है ना, तो अल्प प्राण में दोस्तों आप देख सकते हैं प्राण है, महाप्राण में आप देख सकते हैं प्राण है। तो प्राण का मतलब होता है किससे? सांस या फिर वायु से। वायु ही तो सांस होता है। ठीक है, प्राण का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो होता है श्वास या फिर किससे? तो वो होता है दोस्तों श्वास या फिर वायु से। तो यहाँ पर हम जो वर्णों का विभाजन करेंगे वो करेंगे दोस्तों प्राण, वायु या श्वास के आधार पर। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है श्वास या प्राण वायु के अनुसार संपूर्ण वर्णों को, ना केवल स्वर्ण को। ठीक है, संपूर्ण वर्णों की यहाँ पर बात किया जा रहा है, केवल और केवल स्वर वर्णों की बात नहीं किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है श्वास या प्राण वायु के अनुसार संपूर्ण वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। चलिए फटाफट हम लोग अल्प प्राण वर्ण को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग नाम से ही इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, नाम के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? परिभाषा निकाल सकते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि अल्प सा, यानी कि कम। अल्प का मतलब कम, थोड़ा, या दोस्तों अल्प का मतलब होता है थोड़ा कम। बस इतना आप लोग समझना। अल्प का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कम या फिर दोस्तों
थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अल्प का मतलब समझ लिया। प्राण का मतलब होता है दोस्तों श्वास या फिर वायु। श्वास या फिर वायु, श्वास ही तो वायु होता है, अलग थोड़ी ना होता है जी, आप ही बताइए। तो दोस्तों इसका परिभाषा हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में या फिर जिनका उच्चारण करने में, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगता है या फिर हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है, और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, देख सकते हैं लिखा हुआ है, और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। बाबू आप लोग केवल और केवल इसके माध्यम से ही परिभाषा को बता दोगे। अल्प का मतलब थोड़ा सा, प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हीं वर्णों को अल्प प्राण अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है वो बहुत ही कम लगता है। अल्प प्राण वाले वर्णों के उच्चारण क्रिया के लिए जो समय लगता है वो बहुत ही दोस्तों क्या लगता है, तो कम लगता है, ठीक है। क्योंकि अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है दोस्तों कम, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा समय लगता है, आपने समझा। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी संख्या का। अगर प्रश्न आए कि अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, टोटल अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, तो दोस्तों आप बताना 31। अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 31। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि अल्प प्राण में आने वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ पर अल्प प्राण है ना, अल्प प्राण में जो अ है अ, तो इस अ से हम सबसे पहले बनाएंगे ऑड। क्या बनाएंगे? ऑड, ठीक है। अल्प प्राण में जो आप अ देख रहे हैं, इस अ से हम क्या बना लेंगे, इस अ से हम बना लेंगे ऑड। और आप सभी को पता है दोस्तों कि ऑड का जो हिंदी होता है, आप लोग देख लीजिए, ऑड का जो हिंदी होता है वो होता है विषम। ऑड का हिंदी क्या होता है? ऑड का हिंदी होता है विषम, आप सभी को पता है। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। तो दोस्तों हम अ से क्या बनाएंगे, अ से हम लोग बना लेंगे ऑड। अ से क्या बनाएंगे? ऑड। तो दोस्तों आप समझना कि स्पर्श व्यंजन, आप सभी को पता है कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 25, और प्रत्येक वर्ग में जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजन में आने वाले प्रत्येक वर्ग की जो संख्या होती है वो होती है 5। कितना होता है दोस्तों? 5, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, इसी प्रकार से च, छ, 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 इसी प्रकार से त, थ, द, ध, न, इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ण, इसी प्रकार से प, भ, म, भ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अ का मतलब क्या हुआ, तो ऑड नंबर, यानी कि विषम वाला संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क है वो कितने स्थान पर है, तो क है दोस्तों पहले स्थान पर, ठीक है। क कितने स्थान पर है? क है पहले स्थान पर। ख कितने स्थान पर है, तो ख है दूसरे स्थान पर। ग कितने स्थान पर है, तो यह है दोस्तों तीसरे स्थान पर। घ कितने स्थान पर है, तो यह है चौथे स्थान पर। अंग कितने स्थान पर है, तो यह है दोस्तों 5वें स्थान पर। अब आपसे अगर हम पूछे कि यहाँ पर यदि हम आपसे पूछे दोस्तों कि विषम स्थान वाले वर्ण कौन कौन है, विषम स्थान वाले वर्ण, तो आपका जवाब होगा क, ग और अंग। क्योंकि विषम संख्या कौन है? विषम संख्या 1 है, 3 है, अब 5 है। विषम संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है। तो विषम संख्या वाले स्थान पर जो भी वर्ण है, बात को समझना, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में विषम संख्या वाले स्थान पर जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को अल्प प्राण व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण व्यंजन बोलेंगे, अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें च, छ, छ का, देखिए च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। च है 1 नंबर पर, छ है 2 नंबर पर, ज है 3 नंबर पर, झ है 4 नंबर पर, आइया है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि विषम स्थान पर कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप देख सकते हैं कि विषम संख्या कौन है, तो 1 है, 3 है,
5 है। इसका मतलब कि विषम स्थान वाले जो वर्ण होंगे वो होंगे च, ज और इया। च, ज और इया, इन्हीं को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों अल्प प्राण वाला व्यंजन बोलेंगे, अल्प प्राण वाला अस्पर्श व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो दोस्तों आपने जाना कि अस्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का विषम स्थान वाला वर्ण, अस्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का विषम स्थान वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो दोस्तों अल्प प्राण वाला वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन खत्म, आपने जान लिया ट्रिक से। अब बात करते हैं स्वर वर्ण का। किसका? तो स्वर वर्ण का। देखते हैं कि स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्प प्राण में और कौन कौन से वर्ण आते हैं महाप्राण में। तो दोस्तों अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण का जो शुरू लेटर है, जो शुरू अक्षर है, जो शुरू वर्ण है वो है दोस्तों कौन? तो अ। अल्प प्राण का जो शुरू लेटर है वो कौन है? तो वो है दोस्तों अ। और अगर हम आपसे पूछे कि अ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि आप कहिएगा हमसे सर जो अ है वो एक प्रकार का स्वर वर्ण है। अ क्या है? अ एक प्रकार का स्वर वर्ण है। दोस्तों अल्प प्राण वर्ण में जो पहला वर्ण अ है यह क्या है? यह एक प्रकार का स्वर वर्ण है। तो आप समझना कि जितने भी स्वर वर्ण हैं अल्प प्राण में अ आया है शुरू में, तो अ क्या है? अ एक प्रकार का स्वर वर्ण है। तो दोस्तों आप यह समझना कि जितने भी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण कहां से कहां तक है? तो दोस्तों अ से लेकर अ तक। कहां तक? अ से लेकर अ तक, यानी कि टोटल 11 गो। अ से लेकर अ तक आने वाले कुल जितने भी स्वर वर्ण हैं उन सभी वर्णों को ही, उन सभी स्वरों को ही अल्प प्राण स्वर वर्ण कहेंगे या फिर अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। बात को समझना। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्प प्राण वर्ण बोलेंगे। किनको? तो अ से लेकर अ तक आने वाले सभी स्वरों को। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का विषम स्थान वाला वर्ण अल्प प्राण हो गया। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण हो गया। अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग द्विगुण व्यंजन का। ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन का। अंतःस्थ व्यंजन का देखिए यहां पर अ है ना, अ, तो दोस्तों अ से बनाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। क्या बनाएंगे? अंतःस्थ व्यंजन। समझना जी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अ से क्या बनेगा? अ से बनेगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या आता है? तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व। य, र, ल, व। ठीक है, तो य, र, ल, व भी क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों अल्प प्राण वाले व्यंजन हो जाएंगे, अल्प प्राण वाले वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन भी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण वाले वर्ण कहलाएंगे। कैसे हमने पता किया? तो दोस्तों अल्प प्राण का पहला लेटर अ है, अ से हमने बनाया अंतःस्थ। अल्प प्राण वर्ण का पहला लेटर अ है, अ से हमने क्या बना दिया? अ से हमने बना दिया अंतःस्थ। हमको पता चल गया कि अंतःस्थ व्यंजन में आने वाले जितने भी व्यंजन हैं वे सभी अल्प प्राण वाले व्यंजन हैं। कैसे व्यंजन है? अल्प प्राण वाले व्यंजन है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगेगा और हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का स्वर भी खत्म, अंतःस्थ व्यंजन भी खत्म, स्पर्श व्यंजन भी खत्म। ऊष्मीय व्यंजन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मीय व्यंजन बिल्कुल भी इसमें नहीं बन रहा है। बन रहा है? आप ही लोग बताओ। बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऊष्मीय व्यंजन इसमें नहीं होगा। जो छूट गया वो सब महाप्राण है। जो छूट गया वो सब का सब किस में चला आएगा? वो सब का सब दोस्तों चला आएगा महाप्राण में। किस में? तो महाप्राण में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन का। दोस्तों आप लोगों को पता है कि द्विगुण व्यंजन होता है ये वाला और ये वाला, जो कि ड और ढ के समान होता है। ड और ढ के समान ही दोस्तों द्विगुण व्यंजन होता है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा व्यंजन, कौन सा द्विगुण व्यंजन अल्प प्राण वाला है और कौन सा व्यंजन महाप्राण वाला है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि यह ड है और यह ढ है। मान लेते हैं बिंदु को हटाकर थोड़े समय के लिए यह ड है और यह ढ है। यहां पर ड ढ देख रहे हैं ना, ड ढ। तो दोस्तों आप देखो तो ड ढ स्पर्श व्यंजन के किस वर्ग में आएगा? ड ढ स्पर्श व्यंजन के ट वर्ग में आएगा। किस वर्ग में आएगा? ट वर्ग में आएगा, ट वर्ग में। ठीक है, ट वर्ग में आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों? गिनते हैं। गिनिएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, 1 नंबर पर ट है, 2 नंबर पर ठ है, 3 नंबर पर ड है,
4 नंबर पर ढ है और 5 नंबर पर ड़ है। आपको दोस्तों ड ढ को ना बताना है, ड ढ के जैसा ना द्विगुण व्यंजन है। आप ही लोग बताओ, खाली अंतर इतना है कि नीचे वाला 2 बिंदु है बस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ड है वो है विषम स्थान पर और जो ढ है वो है दोस्तों सम स्थान पर। ड किस स्थान पर है? तो ड है दोस्तों विषम स्थान पर और जो ढ है वो है दोस्तों सम स्थान पर। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में आने वाले विषम स्थान वाले जो वर्ण होंगे उसी को अल्प प्राण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण कहा जाएगा। तो दोस्तों जब स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में आने वाले विषम स्थान वाला वर्ण अल्प प्राण कहलाएगा, तो विषम स्थान वाला द्विगुण व्यंजन ही क्या कहलाएगा? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। यहां पर 3 नंबर पर कौन आ रहा है? ड। 3 नंबर क्या है? तो विषम संख्या। तो ड के जैसा जो दोस्तों ड के जैसा जो आप द्विगुण व्यंजन देख रहे हैं ना, ड के जैसा जो आप लोग द्विगुण व्यंजन देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? तो अल्प प्राण वाला व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण वाला व्यंजन बोलेंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा आप लोगों का जो अल्प प्राण है वो कंप्लीट हो गया और जो बच गया वो आपका महाप्राण हो गया। महाप्राण में क्या बचा? महाप्राण में कुछ भी तो ना बचा, प्रत्येक वर्ग के सम स्थान वाले वर्ण बच गए। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो सम स्थान वाले वर्ण है वो कहलाएंगे महाप्राण व्यंजन, और उसमें वाले जितने भी वर्ण हैं, उसमें व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं वो कहलाएंगे महाप्राण वाले व्यंजन। और साथ ही जो द्विगुण व्यंजन में बच चुका है ढ, कितने स्थान पर आता है? तो ये आता है सम वाले स्थान पर, 4 नंबर पर। ये भी कहलाएगा महाप्राण व्यंजन या फिर महाप्राण वर्ण। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर तथा अंग अल्प प्राण है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का विषम स्थान वाली संख्या का वर्ण क्या कहलाता है? तो बाबू अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अब बात करते हैं महाप्राण वर्ण का। तो महाप्राण में आप देख सकते हैं ह आया है। क्या आया है? ह। महाप्राण वर्ण में क्या आया है? तो दोस्तों ह आया है, और ह एक प्रकार का क्या है? ह एक प्रकार का ऊष्मीय व्यंजन है। तो आप यह समझना दोस्तों, ट्रिक से आप लोग यह समझना कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का सम स्थान वाला वर्ण कहलाएगा महाप्राण वर्ण। और ह क्या है? ह एक प्रकार का ऊष्मीय व्यंजन है, इसलिए ऊष्मीय व्यंजन में आने वाले जितने भी वर्ण होंगे वे सभी के सभी कहलाएंगे महाप्राण वर्ण। और बाकी मैंने आप लोगों को ढ आप लोगों को बताइए दिया, ढ मैंने आप लोगों को बताइए दिया। थोड़ा सा आइए जान लेते हैं, लिखा हुआ है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, महाप्राण यानी कि महाप्राण वाले व्यंजनों को बोलने में ज्यादा समय लगता है, और इन व्यंजनों के उच्चारण क्रिया में हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है। कुछ नहीं, बस अल्प प्राण वाले परिभाषा को उल्टा कर देना है। अल्प प्राण वाला का जो परिभाषा है उसी को उल्टा कर देना है दोस्तों। उसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगेगा। उसमें वायु मुख से कम मात्रा में निकलती है, इसमें वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलेगी। ठीक, देखिए लिखा हुआ है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। साधारणतः इन व्यंजनों में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है और रोमन लिपि में यानी कि अंग्रेजी का अक्षर में एच जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एच जोड़ना पड़ता है। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि कितने होते हैं, 31 होते हैं, याद रखिएगा। टोटल जो व्यंजन होते हैं अल्प प्राण वाले वो कितने होते हैं? वो होते हैं 31। मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए प्रत्येक वर्ग का 3 व्यंजन विषम स्थान वाला ना, तो हो जाएगा 5 15 गो। 15 गो हो गया दोस्तों, आप लोग समझना, 15 गो हो गया स्पर्श व्यंजन, ठीक, और 4 गो हो गया अंतस्थ, ठीक है, और फिर 11 गो हो गया स्वर वर्ण, ठीक, आ 1 गो हो गया द्विगुण व्यंजन। टोटल को गो जोड़कर देख लीजिए, 11 4 15 और 15 30 आ 1 31, आ गया ना 31 यहाँ पर। अब बात करते हैं महाप्राण का। तो दोस्तों महाप्राण में होते हैं 15 गो। महाप्राण में टोटल कितने व्यंजन? तो महाप्राण में टोटल जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वो होते हैं 15 गो। कैसे? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण, तो हो जाएंगे 5 दूनी के 10 गो। कितने? 5 दूनी के 10 गो, और 4 गो हो जाएगा ऊष्मीय व्यंजन।
कौन कौन, तो ह, तालवी सा मूर्धनी सा ह, ठीक है। आइए को हो जाएगा द्विगुण व्यंजन कौन, तो ढ, ठीक है। तो 10 4 14, एक कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। महाप्राण वाले वर्ण में क्या होता है कि रोमन लिपि में एच लगा हुआ रहता है, क्योंकि जब आप इसको बोलोगे ना तो बोलने में ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं आप लोगों को नीचे बता देता हूं, आप देख सकते हैं, नहीं नीचे दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, नहीं दिया हुआ है। तो अरे आप लोग ख को लिखते हैं ना जी, ख को, तो ख का अंग्रेजी क्या होगा, केच, केच मतलब ख होता है। घ को लिखते हैं ना, घ का क ख ग घ, जी एच लिखते हैं ना जी, जी एच, तो एच नहीं आ रहा है, तो जौना में एच आएगा, जौना में एच आ जाएगा तो आप समझना कि वो महाप्राण वाला व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सघोष और अघोष वर्ण में। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसको बांटा गया है उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार संपूर्ण वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार, ठीक है। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। तो दोस्तों घोष में क्या होता है, घोष में दोस्तों जो स्वर तंत्रियां होती हैं, जो स्वर तंत्री होते हैं, देखिए घोष वाले वर्णों के उच्चारण में, घोष वाले वर्णों के उच्चारण क्रिया में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। क्या करती है, कंपन करती हैं। तो इसका परिभाषा ऐसे ही हो सकता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या लिखा गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कंपन का ही मतलब क्या होता है, तो नाद, नाद को ही कंपन कहते हैं या फिर गूंज कहते हैं, क्योंकि जब आप सघोष वाले वर्णों का उच्चारण कीजिएगा तो सघोष वाले वर्ण जब उच्चारित होंगे तो गूंज जैसा उच्चारित होंगे। सघोष वाले वर्णों को जब आप उच्चारण कीजिएगा तो वो दोस्तों गूंज के रूप में उत्पन्न होंगे, उनके उच्चारण में दोस्तों ध्वनि गूंजेगी। क्या होगी, ध्वनि गूंजेगी। तो गूंज का मतलब क्या हुआ, गूंज का मतलब दोस्तों गूंज का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों गूंज का मतलब हुआ नाद, ठीक है, नाद। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन कौन घोष है और कौन कौन अघोष है। तो दोस्तों देखिए सघोष पर, यहाँ पर देखो सघोष, सघोष सघोष है ना, तो सघोष में कितने वर्ण, कितने लेटर हैं, सघोष में कितने लेटर, एगो स, एगो घ, एगो मूर्धनी स, 3 गो लेटर है ना बाबू। सघोष में कितने लेटर, तो 3 गो लेटर हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम 3 से स्टार्ट करेंगे, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है वहां से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5, 3 4 5, ऐसा समझना। सघोष में कितने वर्ण हैं, स पहला, ऐसा समझिए, सघोष में कितने वर्ण, स पहला, घ दूसरा और मूर्धनी स तीसरा, यानी टोटल 3 वर्ण है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा से लेकर अंतिम तक वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो सब सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ग, चौथे नंबर पर घ और पांचवें नंबर पर अंग। तो दोस्तों तीसरा से स्टार्ट करके अंतिम तक ये सभी क्या कहलाएंगे, तो सघोष वर्ण कहलाएंगे। आप लोग याद रखना, 345 याद रखना, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 345 नंबर, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 345 नंबर आप लोग याद रखना। 345 यानी कि तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर आने वाले जो वर्ण होंगे उनको सघोष वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सघोष वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, दोस्तों अगर हम बात करें स्वर का, तो देखिए स से क्या बनेगा, सघोष है ना, तो सघोष में क्या है, शुरू में स है ना, तो स से हम बनाएंगे स्वर, टोटल स्वर भी आ जाएंगे सघोष में ही। स से क्या बनेगा, स से बनेगा स्वर। देखिए कोई गाना उना गाता है ना, कोई गीत गाता है, गाना गाता है, तो नहीं उसका आवाज गूंजता है आ या ए ओ, नहीं गूंजता है, बताइए। तो जब गूंजता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी स्वर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, तो वो सभी के सभी सघोष कहलाएंगे। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आप देख सकते हैं, सघोष में क्या है, तो दोस्तों स है, स, तो स से क्या बनेगा, स्वर, यानी कि सभी स्वर आ जाएंगे किसमें, तो सघोष में आ जाएंगे, ठीक है। द्विगुण व्यंजन भी इसी में आ जाएगा, द्विगुण व्यंजन भी इसी में आ जाएगा, और अंतःस्थ और एगो ह ये भी इसी में आ जाएगा। देखो ना, आप केवल इसको याद रखो,
संबार और नाद, एक चीज यहाँ पर समझना, इनके उच्चारण के समय कंठ मुंदा रहता है और केवल नाद यानी गूंज का ही योग होता है। किनके उच्चारण के समय? महाप्राण वाले व्यंजनों के, महाप्राण वाले वर्णों के उच्चारण के समय, व्यंजन नहीं वर्ण, क्योंकि उसमें स्वर भी शामिल है, ठीक है। महाप्राण वाले वर्णों के उच्चारण के समय कंठ मुंदा रहता है। कंठ क्या रहता है? मुंदा रहता है। मुंदा यानी कि बंद, बंद के लिए संवृत, मैंने आप लोगों को बताया था, बंद के लिए संवृत, संवृत को ही संबार कहते हैं। क्या कहते हैं? संव्रात। तो बाबू जब कंठ मुंदा रहता है तो इसका मतलब इसमें संबार आएगा, और जब केवल नाद यानी गूंज का ही योग होता है, यानी कि जब ध्वनि को उच्चारण करने के फलस्वरूप गूंज उत्पन्न होता है तो दोस्तों उसको हम नाद बोलेंगे। तो जो महाप्राण है ना, महाप्राण को ही संबार और नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबार और नाद कहा जाता है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद या गूंज से। आप केवल दोस्तों अघोष वर्ण को याद रखिएगा। अघोष वर्ण बहुत ही आसान है, ठीक है। अघोष वर्ण बहुत ही आसान है। अ का मतलब होता है नहीं। अघोष में कितने वर्ण? तो एक या दो। अ का मतलब नहीं। अघोष में कितने वर्ण? तो दूगो, एगो घ आ दूसर का मूर्धनी सा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अघोष वर्ण कहलाते हैं। और सभी सा, प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण कहलाएंगे अघोष वर्ण। और सभी सा में दंती सा, मूर्धनी सा और दोस्तों तलाबी सा, सभी सा याद रखना। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएंगे और सभी सा अघोष कहलाएंगे। बाकी जितना बच गया वो सब आप लोगों का हो जाएगा घोष। बस इतना याद रखना। अघोष को याद कर लो, आप लोगों का घोष खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अघोष बहुत ही सिंपल है। सभी सा और स्पर्श व्यंजन के, सभी सा और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में आने वाला प्रथम और द्वितीय स्थान का वर्ण, ठीक है। प्रथम और द्वितीय स्थान वाला वर्ण कहला जाएगा अघोष वर्ण। समझ में आप लोगों का गया? चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिक है। पहचान है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सभी सा अघोष वर्ण है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 12 नंबर याद रखना। पहले और दूसरे स्थान वाले जो वर्ण होंगे वही कहलाएंगे दोस्तों अघोष वर्ण और सभी सा, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है इनके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है और केवल श्वास का ही योग होता है। इनके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है, तो खुला के लिए क्या होगा? विवार। विवार कहाँ से आया? विपरीत से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना विपरीत का मतलब होता है खुला, और विपरीत ही क्या होगा? विवार, ठीक है। तो दोस्तों जब अघोष वाले वर्णों के उच्चारण में कंठ खुला रहता है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? तो विवार आ जाएगा। श्वास का योग होता है तो श्वास भी इसमें आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अघोष वाले वर्ण को क्या बोलेंगे? अघोष वाले वर्ण को बोलेंगे हम लोग विवार और श्वास। क्या बोलेंगे? विवार और श्वास। अघोष वाले वर्ण ही विवार और श्वास कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का पूरा जो प्रयत्न है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इधर आप लोगों को कुछ भी जानना नहीं है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन चुका है। मैंने आप लोगों को प्रयत्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका है। कुछ भी नहीं, बस आप लोग अघोष वर्णों को याद रखना, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सभी सा अघोष, और जितना भी बच गया वो सब के सब घोष, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो के साथ अगर आपने चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।